आज हम लोग जो हैं नाटक के तत्वों के आधार पर कोणार्क नाटक की समीक्षा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर या तत्वों के आधार पर उस नाटक की विवेचना करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित नाटक कोणार्क अत्यंत ही प्रभावी और बहुत ही सशक्त रचना है, जो कि नाटक के तत्वों के आधार पर सफल या खरी उतरती है, जिसमें कथानक, पात्र योजना, संवाद, अभिनेता, भाषा शैली तथा उद्देश्य तत्वों का आधार बनाया है। पहला इसका तत्व है कथावस्तु या कथानक। हर एक विधा के लिए कोई न कोई उसकी कथा या उसका मुख्य आधार होती है, वह है उस रचना का कथानक। कथानक में घटना जो है मुख्य आधार पर विकसित होकर के और अपने उद्देश्य तक पहुंचती है। इस तरह से यह जो नाटक है, इसका कथानक 13वीं शताब्दी में निर्मित उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे स्थित कोणार्क मंदिर के निर्माण व विध्वंस से संबंधित है। मंदिर का निर्माण गंग वंशीय महाप्रतापी राजा नरसिंह देव के राज्यकाल में 1338 ईस्वी से 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। कथानक के अनुसार कोणार्क मंदिर के प्रमुख शिल्पी विशु थे, जिसके नेतृत्व में 1200 कारीगर व मजदूरों ने 1200 वर्ष की साधना से मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर के निर्माण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन के ऐन मौके पर राजा उत्कल के नरसिंह देव के प्रधान महामत्य चालुक्य ने विश्वासघात व धोखाधड़ी करते हुए राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। परिणाम स्वरूप चालुक्य के पक्ष में समस्त सेना थी, जबकि राजा की ओर से नेतृत्व कर रहा था प्रतिभा संपन्न धर्मपद की सेना थी, शिल्पकारों और मजदूरों की। निष्कर्ष रूप से कोणार्क मंदिर पर चालुक्य सेना का आक्रमण हुआ और स्वयं प्रधान शिल्पी विशु ने प्रतिमा को खंडित व विसर्जित कर दिया। युद्ध में विशु व चालुक्य मारे गए। ये है इस नाटक की प्रमुख कथा, जो कि नाटक को पूरे समय सुगठित और स्पष्ट कथानक के साथ आगे बढ़ाती है। दूसरा है इस नाटक का प्रमुख तत्व पात्र योजना। पात्र योजना की दृष्टि से हमें लगता है कि यह नाटक बहुत ही प्रभावी व सफल नाटक है। इसमें मुख्य रूप से 5-6 पात्र हैं। विशेष बात यह है कि नाटक के पुरुष चरित्रों का है, स्त्री पात्र एक भी नहीं है। धर्मपद एवं उसके पिता विशु प्रमुख पात्र हैं इस नाटक के, और उसके ही नेतृत्व में इस नाटक में अन्य पात्रों की संरचना की गई है, जिसमें आपके नरसिंह देव, राजा राज चालुक्य, सौम्य श्रीदत्त एवं राजीव हैं, और कुछ गौण पात्र भी हैं, जिनमें शैवालिक, महेंद्र वर्मन, भास्कर, गजाधर आदि पात्र हैं। नरसिंहदेव व चालुक्य के साथ श्रीदत्त इतिहास पुष्ट मात्र है, तो शेष रचनाकार की कल्पना का सृजन है। पात्र न तो बहुत अधिक है, न ही बहुत कम है, जो कि एक नाटक के सफल अंकन में जो हैं, सफल दृश्य में जो हैं सार्थक और उपयुक्त होने चाहिए, उतने ही इस नाटक में पात्र हैं। कथानक व उद्देश्य की दृष्टि से पात्र योजना उपयुक्त व बहुत प्रभावी है इस नाटक की। तीसरा है नाटक का तत्व है संवाद व कथोपकथन। इस नाटक में संवादों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी नाटक में उसके संवाद ही उस नाटक के प्राण तत्व होते हैं। कथानक के आरंभ, विकास और उत्कर्ष के साथ पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन करने में तथा परिवेश व उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवाद व कथोपकथन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
इसीलिए कोणार्क नाटक में संवाद, भाव, विचार, प्रसंग, स्थिति, पात्र, घटनाओं के सर्वदा अनुकूल हैं। संवादों में गतिशीलता, कौतूहल वर्धन एवं नाटकीयता का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। संवाद बहुत छोटे व मध्यम और कुछ बड़े हैं जो कि अपनी बात को कहने में स्पष्ट रूप से प्रभावी हैं। एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, उत्कृष्ट एवं प्रभावी संवादों का उदाहरण प्रस्तुत है। नरसिंहदेव: युवक, तुम्हारी बातें हमें नई और अपरिचित सी जान पड़ती हैं। धर्मपद: देव, ये उनकी बातें हैं जो बोल नहीं सकते। महेंद्र: युवक, महाराज के सम्मुख शिष्टता से बातें करो। अर्थात वह बात स्पष्ट रूप से चल रही है और पात्र छोटी छोटी बातों के द्वारा अपने संवादों को या अपने कथानक को आगे बढ़ाते हैं। आगे का इसमें है आपके चौथा नाटक का प्रमुख तत्व, अभिनेता या रंगमंचेता। इसका अभिप्राय यह है कि नाटक मंच पर खेले जाने की दृष्टि से कितना उपयुक्त है या नहीं, क्या न्यूनतम संसाधनों से उसकी आसानी से प्ले किया जा सकता है, अर्थात कितने कम संसाधनों के द्वारा उसको खेला जा सकता है। इस दृष्टि से यह है कि यद्यपि नाटक का कथानक लगभग 800 वर्षों से पुराना है, तो भी कथानक, पात्र एवं स्थितियों को मद्देनजर रखे उसे मंच पर खेले जाने में कोई समस्या नहीं है। स्वयं जगदीश चंद्र माथुर इस नाटक के संबंध में अतिरिक्त सजग हैं। उन्होंने परिशिष्ट रूप में रंगमंच के लिए अभिनेताओं के लिए विस्तृत संकेत व सुझाव दिए हैं। मूल पाठों या संवादों के बीच कोष्ठक में आवश्यकता अनुसार रंग, संकेत व मनोभावों को व्यक्त करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, प्रथम अंक के प्रारंभ में अंश पुरानी कथा का उल्लेख व बातचीत अधिक है, एक्शन कम। इसलिए एक रास्ता दूर करने के लिए अभिनेताओं को स्वाभाविक रूप से कभी कभी स्थान परिवर्तन करना चाहिए। अर्थात नाटक की मंचता के लिए उन्होंने पर्याप्त संकेत हमको दिए हैं और ये बताने की कोशिश करी है कि नाटक का सफल अंकन किया जाना चाहिए। पांचवा तत्व है इसकी भाषा शैली। किसी भी नाटक को लेकर के उसकी भाषा शैली व कथानक पात्रों, देश काल व वातावरण के अनुकूल ही होनी चाहिए। क्योंकि इस नाटक का परिवेश ऐतिहासिक और राजसी वेशभाषा परिवेश का है, तो भाषा भी उसी के अनुकूल, तत्सम, निष्ठ व परिवेश के अनुकूल है। कोणार्क की भाषा पर क्लिष्टता का आरोप भी लगाया जाता है, परंतु जिसका उल्लेख नाटककार स्वयं ने किया है कि इस नाटक की भाषा इतनी दुरूह है कि इस नाटक का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि लेखक ने यह नाटक संस्कृतमय हिंदी प्रचार के लिए लिखा है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। कोणार्क की भाषा, कथानक, पात्र एवं उसके विचारों का प्रवाह उसके अनुकूल है। कहीं कहीं सूत्रात्मकता व काव्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, जल निधि की स्वर लहरियाँ ही उस जिसकी गूंज हैं, उस रागिनी को कौन गायक बांध सकेगा देव। सरस, सरल, प्रभावी व प्रभावई भाषा अधिक है, ये सच्चाई अधिक है। तो ये देखिए नरसिंहदेव का कथन, विशु को अनेक भवनों के निर्माण में ऐसी समस्याएं सुलझानी पड़ी हैं। इसीलिए नाटक की जो भाषा है वो अपने आप में सरल और सहज एवं प्रभावमयी होनी चाहिए, जिससे कि वह नाटक अच्छे से खेला जा सके। छठा नाटक का तत्व है कि देश काल और उसका वातावरण। इसका मतलब यह है कि नाटक का कथानक किसी स्थान, समय एवं वातावरण का है।
इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्थान, समय और कार्य की एकता का संकलन त्रय है। कोणार्क नाटक का कथानक 20वीं सदी के दक्षिण भारत के उड़ीसा के उत्कल प्रदेश के किनारे स्थित भुवनेश्वर शहर के नज़दीक का है। इसमें राजा, मंत्री और उसके दरबारी परिवेश के साथ साथ शिल्पकारों का अप्रत्यक्ष वातावरण है। उद्देश्य, ये नाटक का अंतिम तत्व और सातवां तत्व है जो कि महत्वपूर्ण है कि कोई ना कोई रचना का एक उद्देश्य जरूर होता है। कोणार्क की रचना के पीछे इतिहास का पुनराख्यान यही है कि साथ में कि इतिहास प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण की गाथा को प्रस्तुत करना भी है। और कोणार्क नाटक के उद्देश्य में अत्याचारी शासक के विद्रोह है, कलाकार का विद्रोह है, पिता पुत्र के संबंधों में क्रोध, आर्थिक इतिहास की गर्जना व राजनीतिक आर्थिक संघर्षों को सामयिक समस्याओं के रूप में संकेत करना इस नाटक का क्या रहा है, प्रमुख उद्देश्य रहा है। वर्तमान युग की पीढ़ी की आक्रामकता, संघर्ष और शोषण, आर्थिक विषमता को लेखक ने इतिहास की दृष्टि से उभारने की सफल चेष्टा यहाँ पर की है। इसीलिए ये नाटक वर्तमान समय में युवा पीढ़ी की आक्रामकता अर्थात अपने जोशीलेपूर्ण व्यवहार के कारण आतताई होना और शोषण संघर्ष अर्थात मजदूरों और एक कलाकार का शोषण, आर्थिक विषमता, ये सब मूल्य वर्तमान समय में भी हैं। इसलिए एक सफल नाटककार उन मूल्यों के समाधान के लिए फिर से उस इतिहास की रचना करता है। इसीलिए कोणार्क अपने आप में आज भी एक सफल और प्रभावी नाटक है। एक उदाहरण से इसके उद्देश्य का पता चलता है। चिरंतन मौन ही उसका अभिशाप है। उस पौरुष को मैंने वाणी देने की धृष्टता की थी, किंतु जब रोमानी कहानियों में बादल छूने वाली कल्पना पर आप प्रतिबंध नहीं लगाते तो कलाकार के सामने के मानस में कुंडली मार कर सोए पुरुष नाग को जो कल्पना मैंने की है उसे समकालीन प्रगतिवाद की प्रतिध्वनि कहकर धुतकार न करें। साथ ही व्यक्तिगत वैषम्यता के साथ सामाजिक समस्याओं का गठबंधन मैंने लिया है, अर्थात सामाजिक समस्याओं को भी हम उसमें समय के अनुकूल देखें। कुल मिलाकर नाटक के तत्वों के आधार पर कोणार्क की सफलता में किस प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ये नाटक अपने आप में एक सफल व उत्कृष्ट रचना है, जिससे कि आज भी ये हमारे मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। ठीक।